कुछ मुद्दों को रिस्पॉन्ड करके फिर हमको फीलिंग के बारे में थोड़ी बात करनी है, वो कर देता हूँ। और कल सुबह से जो आपके एक एक मुद्दे हैं रिलेशनशिप का, कैरियर का, उस सब पर बात करके देख लेते हैं। और ये जितने मुद्दे बता रहे हैं ना, वो सब पर बात कर लेंगे कोई भी। लेकिन बात शुरू करने के पहले 3-4 बातों पर मैं ध्यान दिला दूं। एक तो ये कि जब हम भाषा को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, शुगर कोट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जहर चढ़ा रखे हैं बहुत सारा अपनी भाषा के ऊपर, उसको उतारने की बात कर रहे हैं। ये अंतर पता चलता है? हम शुगर कोट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो जहर बुझा हुआ तीर के ऊपर लगा रखे हैं, उसको उतारने की बात कर रहे हैं। और हमको नहीं पता चलता है कि जहर लगा हुआ है, सुनने वाले को सब पता चलता है, हमको नहीं पता चलता है। इसलिए हम लगातार उसको बोलते जाते हैं, अगला आहत होता रहता है, हमको लगता है सब हम ठीक ही कर रहे हैं। हमको पहचानने की जरूरत है कि ये ठीक है कि भाव के बिना भाषा ठीक नहीं है, लेकिन भाव के साथ भाषा ठीक रखेंगे कि खराब रखेंगे? ठीक है, ये हमको एक बार नहीं 100 बार पूछना चाहिए। खास करके बाप बेटे के संबंध में जितनी बात आप कह रहे हो ना, पिता पुत्र के संबंध में, हमको 20 बार ये सोचना चाहिए पिताजी की जगह से भी कि भाव ठीक है तो भाषा ठीक है कि नहीं है, और बच्चे की जगह से भी कि भाव ठीक है तो भाषा ठीक है कि नहीं है। ये जो रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा जब हम कहते हैं ना, हमको वहीं से दिखाई देता है कि भाव नहीं है। आपको क्या दिखता होगा ये आप तय करें। सुनने वाले की जगह से, और मैं अच्छे से ही कह रहा हूँ इस बात को, अन्यथा मत लीजिएगा, कि हम वास्तविक मुद्दे को हल करना चाहते हैं तो हमको बहुत ईमानदारी से अपना स्थिति भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रहा है। जिस क्षण से हम ये सोचना शुरू करते हैं ना कि ऐसा करना पड़ेगा, हमको समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर भाव नहीं है। स्नेह की परिभाषा जब हम बात कर रहे थे ना, इसीलिए उस बात को किया था कि स्नेह और संबंध के भाव के साथ हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से जिम्मेदारी के तहत बात करते हैं, न कि बाध्यता के तहत। वो होमवर्क भी मैंने दे रखा है, कल सुबह सुबह हम उस पर बात करेंगे कि जिन घर वालों के लिए भी आपको ये सब लगता है कि बात बहुत कठिन है ना, एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ उन्होंने हमारे लिए ठीक नहीं किया है और क्या क्या चीज़ हमारे लिए ठीक किया है। ये दोनों की लिस्ट बनाइए। बिना बनाए अगर यहाँ उठ के आ जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम पास है। ठीक, वो बनाने से आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी पता चलेगी, अपने घर वाले के बारे में भी पता चलेगी। बनाने से चलेगी, बिना बनाए नहीं चलेगी, बिना बनाए नहीं चलेगी। हमको बहुत बारीकी से अपने भाषा को देखने की ज़रूरत है। और अगर उसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब शाम की गोष्ठी करते हैं ना, आज से नहीं शुरू करिएगा, आज तो बाकी फीलिंग का कर लीजिए, कल से एक लाइन बोल के अगले से पूछिए कि तुम तक क्या पहुंचता है। सुन के एक लाइन बोलिए और अगले से पूछिए कि तुम तक क्या पहुंचता है। सुन के वो बता देगा क्या पहुंचता है। पूछ के तो देखिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, जब आप ये शुरू किए थे ना कि ये विदेश से आई हुई चीज़ है, वो सारा आप रिकॉर्डिंग दोबारा मिले तो निकाल के सुनिएगा। वो टोन से सुनने वाले को ये जाता है कि जो होता है सब भारत में होता है, विदेश में तो जानवर रहते हैं, आदमी भी नहीं रहते, नालायक रहते हैं। आप कह नहीं रहे होंगे ऐसा, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। सुनने वाले को ये सुनाई देता है। हम कहते हैं ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन सुनने वाले को ये सुनाई देता है कि जो ठीक होता है सब यहीं होता है, आदमी तो यहीं रहते हैं, बाकी जगह जानवर रहते हैं, या कम से कम आदमी तो नहीं ही रहते हैं। ठीक, आपका आशय बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे ही देखिएगा ना, जो अगली बात आपने उसके संदर्भ में कही थी कि इस पूरे टेक्निक को देखने जाएंगे तो भाव के साथ भाषा की क्या जरूरत है। ठीक है, भाव के साथ भाषा की जरूरत इसीलिए है कि अगला आपकी भाषा को सुन करके ही आपके भाव का बहुत सारा अनुमान करता है। वो भाषा आपका वर्बल भी होता है, भाषा फेशियल भी होता है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो हम कम्युनिकेशन करते हैं,
उस कम्युनिकेशन या संवाद से ही अगला हमारे बारे में जज करता है, कुछ जज करता है। अगर वो ठीक नहीं है, हम कितना भी कहते रहें कि मेरी मनसा तो ठीक है, वो डिजाइन वैसा ही है जैसे मनसा ठीक होने के बावजूद ठीक करने के लिए हम पिटाई का जब डिजाइन शुरू करते हैं ना, तो अगला पिट पिट करके चुप तो होता रहता है, अंदर से विरोध करता रहता है। हम कह तो सकते हैं कि बाप के रूप में मैं तुम्हारा शुभ चाहता हूँ, पिताजी के रूप में मैं तुम्हारा शुभ चाहता हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं उस शुभ के नाम पर ना, वो कोई बहुत शुभ होता हुआ दिखता नहीं है, दिखता नहीं। ये हमको पकड़ना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि अगर ज़रूरत ही नहीं पहचानेंगे तो आगे उस पर काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। और ज़रूरत है कि नहीं, एक बार बोलिए, सुनने वाले को रिस्पॉन्स करने दीजिए कि क्या पहुंचता है उससे। हम तो बहुत अच्छा बोल रहे, अच्छे आशय से बोल रहे, पहुंचता क्या है। ठीक, अगर उसमें अगले के लिए ब्लेम पहुंच रहा है, अगर उसमें अगले के लिए दोषारोपण पहुंच रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। हम कितने भी अच्छे आशय से बैठे हुए हों कहने के लिए, संवाद होने की जगह ही नहीं बनती है। ये हमको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आती कि नहीं? ठीक है। दूसरा बात संवाद की जगह पर यह समझने की है कि हमको ऐसा लगता है कि संवाद करके हमको अपनी बात मनवानी है। ठीक है, हमने मोबाइल पे फ़ोन किया, नहीं उठता है, हम संवाद करके अगली बार से इंश्योर करना चाहते हैं कि मोबाइल उठ जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से संवाद का ये उद्देश्य नहीं है। संवाद अगर सचमुच करना चाहते हैं तो हमको पहले ये भी साथ में समझने की ज़रूरत है कि अगला अगर मोबाइल नहीं उठा रहा है, कोई उसकी भी तो नीड होगी, कोई उसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी, कोई उसका भी तो जीने सोचने करने का डिजाइन होगा। वो भाग को देखे बिना हम समाधान कैसे निकाल सकते? कोई भी संवाद अगर हम आपके साथ करना चाहते हैं, सॉल्यूशन उसका तभी है जब अल्टीमेटली आपकी भी नीड पूरी हो पाए और मेरी भी नीड पूरी हो पाए। मेरी पूरी होगी, आपकी नहीं होगी, आपकी पूरी होगी, मेरी नहीं होगी, किसी न किसी को प्रॉब्लम होती ही रहेगी, वो लूप चलता रहेगा। तो सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा जब हम दोनों के जो डिज़ाइन हैं उसको ध्यान में रख करके उपाय ढूंढा जाए। हम सिर्फ अपना डिजाइन सोचेंगे कि चल जाए, उसके लिए कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में मैनिपुलेशन है। ठीक है, फिर उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, हमको अगले का नीड भी साथ में फुलफिल होने का उपाय सोचना जरूरी है, जरूरी है। और मैं इसको इस पैरामीटर पर नहीं देखता हूँ कि डिस्कशन में ये तय किया जाए कि कौन सही है कौन गलत है। हम बहुत बार आर्गुमेंट में इस जगह पर आ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं कहता हूँ इस प्रश्न को बदलना चाहिए और बात इस पर होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों में बहुत अंतर है। कौन सही है कौन गलत है में हम और आप कटघरे में खड़े रहते हैं। जब कौन सही है कौन गलत है तय करते हैं ना, तो हम और आप कटघरे में खड़े हैं। क्या सही है क्या गलत है जब तय करते हैं ना, तो हम दोनों कटघरे से बाहर हैं, किसी मुद्दे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिस्कशन के लिए अपने को कटघरे से और अगले को कटघरे से बाहर खड़ा करके डिस्कशन तो हो सकता है, नहीं तो वो हर डिस्कशन आप कैसे भी करें अगले को ब्लेम की तरह सुनाई देता है, अगले को ब्लेम की तरह सुनाई देता है। ठीक है, आप लाख कहिए कि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई, उसको सुनाई देता है कि तुम पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो डिजाइन हमारा उस तरह का हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है पे सारा डिस्कशन होता है, न कि क्या सही है क्या गलत है पे डिस्कशन होता है। ये शिफ्ट को पकड़ेंगे ना तो डिस्कशन हो पाएगा। तो भाव के साथ भाषा ठीक होने की जरूरत है ताकि वो जो जहर चढ़ गया है वो उतर सके। ठीक है, अपने नीड के साथ दूसरे के नीड के फुलफिलमेंट को ध्यान में रख करके संवाद करने की जरूरत है, न कि अपनी नीड को सिर्फ देखना और दूसरे का बिना देखे उपाय ढूंढना। उससे नहीं होगा।
और कौन सही है कौन गलत है इसको ढूंढने और सिद्ध करने के बदले क्या सही है क्या गलत है इस पर बात होने की जरूरत है। और आखिरी बात मैं एक और कहूँगा कम्युनिकेशन के संदर्भ में कि अल्टीमेटली हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम 10 साल से कोई गड्ढा खोद रखे हैं तो 10 दिन में नहीं भरेगा। ठीक, हो सकता है आप बचपन में पिताजी आपको चाहते होंगे इस स्कूल में एडमिशन लो, आपने जिद करके दूसरे में ले लिया होगा और आपने 4 साल पढ़ाई नहीं की होगी, तो पिताजी के मन में तो ये बात बैठ ही गई है ना कि नालायक को अपने हिसाब से निर्णय लेने देते हैं, कुछ करता नहीं, यही बैठेगा ना जी। मैंने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा कहीं 2 साल, वो बिना पढ़ाई किए लौट आए, ठीक है, 2 साल, ठीक है, और हर रोज बताता रहे कि सब बढ़िया चल रहा है, आगे से उस पर कैसे आदमी ये करेगा। ठीक है, फिर कहेंगे बात करने में कठिनाई होती है, कठिनाई तो होगी। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि रोग अगर पुराना है तो इलाज भी एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। और अगर 10 साल पुराना है तो कम से कम 10 महीना तो लगाना पड़ेगा। उसके पहले आश्वस्ति किसी की नहीं होती एक दूसरे के साथ। अल्टीमेटली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से देख पाता हूँ कि कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चे का शुभ नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ बैठे माँ बाप से आराम से सर्वे हो सकता है इस बात पर। एक माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको, एक नहीं मिलेंगे। मिलते नहीं मिलते ना। तो जब ये बात इतनी क्लियर है कि पेरेंट हमारा शुभ चाहते हैं तो उनके शुभ के तरीके और हमारे शुभ के तरीके में ही तो भेद हो सकता है। उस पर आराम से बैठ के डायलॉग क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। ये ठीक है कि लंबे समय का हमारा बैगेज है तो हमको उतने धैर्य से ही उस पर चलने की ज़रूरत है। और उस चलने के दौरान अगर बीच बीच में हम फिर से कुछ न कुछ करते रहते हैं तो सब पुराना किया हुआ बेकार हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप दाल पकाइए 3 किलो, चना अरहर मूंग मसूर जिसका भी पकाइए, उसके ऊपर छौंक लगाया जाता है 50 ग्राम कि नहीं। कमरे में खुशबू किसकी फैलती है, छौंक की कि दाल की? ये समझ में आता है। तो अगला दिन भर में 3 किलो गलती करता हो, हम 50 ग्राम छौंक लगा देते हैं ना, वही खुशबू पर्याप्त होता है। ठीक, हमको लगता है हमने क्या गलती की, हमने इतनी ही गलती की कि वो 50 ग्राम का छौंक लगाया। तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो कह सकते हैं कि उसने तो 3 किलो दाल पकाई थी। पर यह बात समझना जरूरी है कि अगला आदमी तो हमारी गलतियों की गांठ बांधने की डिजाइन से अगर जीने का अभ्यास बन गया है तो क्या करेगा वो, क्या करेगा। तो सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं ना, तो किसी लेवल पर अपने जीने की कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है ना तो फिर वो बार बार रिलैप्स 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 होता रहता है, होता रहता है। ये बात समझ में आती? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अब इतने बिंदुओं में से कोई एक तो बताओ, नहीं तो कैसे बात बनेगी। दीदी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण आ गया है क्या? हाँ जी, बताओ बताओ। अगर किसी इंसान तक ब्लेम की भावना पहुंच रही है तो आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी अच्छे भाव से अच्छे भाव के साथ भी जा रहे हो तो उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएगा, और वो कान में रुई डाल के सुनने का, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए। तुम्हारी दीदी नहीं दिखाई दे रही, हमको फिर से सवाल तो नहीं पूछने वाली है? अब फिर कहोगे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कैसे सॉल्यूशन मिलेगा जी, कैसे मिलेगा? चलो कंटिन्यू। कौन और बताएगा? हाँ बताओ। और अगले की नीड फुलफिल हो जाए ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी नीड भी फुलफिल हो उस कॉन्वर्जेशन से और दूसरे की भी नीड फुलफिल हो, तभी एक सक्सेसफुल कॉन्वर्जेशन हो पाती है।
और क्या सही है और क्या गलत है ये देखने और इस पर डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये देखने कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें अंतर पता चलता है दोनों का? पता चलता है और मैं बोलती भी उसी चीज़ पर हूँ, बट उस इंसान को वो पहुँच नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। ये मैं घर में भी देख पाती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करने की इच्छा से भाव से जाती हूँ, पर वो इंसान फिर भी उसको लगता है कि ये तो बस डांट रही है। द वेरी सेम होमवर्क जैसे तुम बोलती होगी ना, अभी ग्रुप में बोल के देखना 4 लोगों के साथ और पूछना कि इससे क्या जाता है। एकदम सिंपल कह रहा हूं मैं तो। 4-5 लोगों के साथ ग्रुप में बैठेगी भी रात में 5-10 जितने भी लोग होंगे, अपना स्टेटमेंट बोलना और देखना लोगों से पूछ के कि इससे क्या जाता है, क्या भाव जाता है। हाँ क्या भाव जाता है और अगले को क्या महसूस होता है। देखो ना, कम्युनिकेट करके पता चल जाएगा कि कहाँ चूक हो रही है। अगर ठीक करना है तो अपनी चूक को तो ठीक ठीक पहचानना ही पड़ेगा। अगर उस पर उंगली रखने में डर लगता हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट अल्टीमेटली अगर ठीक होना है तो उस हिस्से को तो खोल के देखना ही पड़ेगा जहाँ घाव है। उसको छुपा करके तो इलाज नहीं हो सकता है ना। कैसे होगा, कैसे होगा। और छोटी छोटी चीज़ों में जाता है वो। जैसे मैं उसी उदाहरण को लूँगा जो भैया कह रहे थे ना, ठीक। मतलब मुझे क्या सुनाई पड़ा मैं वो बता रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपने क्या कहा। मुझे ये सुनाई पड़ा कि विदेशों में परिवार जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक। मुझे ये सुनाई पड़ा कि भारत में परिवार होते हैं, विदेश में परिवार जैसा कुछ होता नहीं, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा, ठीक। कभी देखिए इस बात को दूसरे विदेशियों से पूछ करके कि क्या सचमुच इतनी खराब स्थिति हो गई है जितना हम सोचते, बोलते और मानते हैं, ठीक। देखना चाहिए करके। मैं कम से कम आपको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसका तो बता सकता हूँ कि इतनी खराब हालत भी नहीं है प्लीज़ मुझे अमेरिका का तो नहीं पता, यूरोपियन कंट्रीज का तो ठीक से पता है। मेरे मित्र रहते हैं जर्मनी में, तो अभी लगभग 3 महीने पहले उन्होंने एक मुझे बात बताई कि वो रात को 10 बजे अपने घर के सामने खड़े थे और एक बहुत ही युवा लड़की कार चला रही थी, तो उनके घर के सामने ही उसकी कार से बकरी की टक्कर हो गई और बकरी की लगभग टांग टूट गई। तो उस लड़की ने उतर के सबसे पहले जो बकरी के कान में टैग लगा हुआ था उसको स्कैन करके बकरी के मालिक को फ़ोन किया, फिर वहीं से डॉक्टर को फ़ोन किया और वहीं से पुलिस बुलवाई और निग्लिजेंसी ऑफ ड्राइविंग में अपना खुद चालान कटवाया, और तब तक नहीं गई जब तक बकरी का मालिक और डॉक्टर नहीं आ गए। क्या कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा हमें घर अपने हिंदुस्तान में दिखाई देता है कि बकरी को टक्कर मार के ये सब खुद कार्य करें? तो वो बड़े हैरान हुए और फिर उन्होंने उसके परिवार से जाकर बात की, तो परवरिश का जो एक अलग तरीका था उनको पता चला। तो वो मुझसे स्नेहवश डिस्कस कर रहे थे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विदेशों में ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं होते, और सब जगह ही परिवार होते, यहाँ भी, बाहर भी, हर जगह भी। तो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन में भाषा हम किस तरह की कह रहे होते हैं, उसका आशय क्या है, ये तो ठीक है हमारे अंदर है। या तो सुनने वाला उतना एक्सपर्ट हो कि सबको छान करके सुन ले, पर वैसे एक्सपर्ट आपको 2-4 कहीं मिलेंगे जी, संसार में थोड़ी मिलता है भरा हुआ। संसार में तो बेहतर यही है कि हम अपना एक्सपर्टीज इतना सटीक लाएं कि दूसरे को कहीं से भी टकराने का अवसर न मिले, कहीं उलझने का अवसर न मिले। अपनी तरफ से सोचेंगे ना, तो वैसे डिज़ाइन में हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। अन्यथा वो बार बार फंसता रहता है। और थोड़ा फीडबैक लेंगे ना, 10-5 लोगों से अपनी बात को कह के आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से हम बोलते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट जाता है अगले तक। देखना चाहिए। इस कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी ब्यूटी ये है, आप कुछ भी नाम दीजिए, कुछ भी तरीका कहिए, इसकी ब्यूटी ये है कि हम फीलिंग और नीड पर अपने को कंसंट्रेट करके रखे होते हैं, ठीक। तो आपकी नीड और हमारी नीड, ये दोनों फुलफिल हो, ये गोल है। और जहाँ नहीं पूरा हो रहा है अगर, तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं।
अगले को भी जो कह रहा है उसके फीलिंग और नीड को पकड़ने की बात कहते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट है ना, आप कुछ भी नहीं करिए, बोलने का भी प्रैक्टिस नहीं करिए। चलिए आपको बोलना लगता हो कि ये है शुगर कोटिंग है, मत करिए। सुनने का तो कर लीजिए। सुनने में तो सब हटा के सुनना सीख लीजिए कि अगला जो 200 कचरे के बीच से कुछ बोलता है उसमें से छान करके हम सिर्फ उसका नीड और उसका फीलिंग सुन सकें। इतना ही करेंगे ना तो इरिटेशन के जो 200 इनपुट आ जाते हैं हमारे अंदर, वो सब बाहर छट जाएंगे, छन जाएंगे। सिर्फ सुनने का प्रैक्टिस करिए कि अगला जब कहता है तुम नालायक हो, तो इतना ही सुनाई देना चाहिए कि क्या कल से मुझे 1 कप चाय टाइम से दे सकते हो। ठीक है, ये सुनने की आर्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, कि अगला जब कहे तुम लापरवाह हो, तुमको टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इतना ही सुनाई पड़ना चाहिए कि क्या कल से आप समय से 3 बजे आ सकते हैं। ठीक है, हमारे एक भैया रूम में है, तो हम रिमोट गलती से नीचे लेके आ गए थे, तो उनका कॉल तो आया 2-3 बार, फिर भी हम रिमोट नहीं पहुंचा पाए। तो वो नीचे आके एकदम बोले क्या चिंता विंता है, फिक्र वगैरह ध्यान देते नहीं हो। तो हमें तुरंत सुनाई दिया कि वो अभी परेशान हो गए, तो हमने उनको अच्छे से रिमोट दे दिया। वरना वही अगर कोई बाहर का या कहीं बाहर हम होते तो अलग रिएक्शन आ सकता था। होते बात बिगड़ती भी है। ये दोनों रूट कैसे चलता है, ये दोनों होता ना, बात ही से बात बनती भी है और बात ही से बात बिगड़ भी जाती है। ये दोनों रूट कैसे चलता है, उसको जितनी बार देखोगे ना तो दिखेगा हमारे सुनने और बोलने में क्या चूक होती रहती है। तो मैं तो मानता हूं कि जो पहला आर्ट इंपॉर्टेंट है वह है छान करके सुनने का। ठीक है, छान करके सुनने का, कि जब अगला कहता है ना कि तुम्हारा आजकल हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, कहीं और व्यस्त हो गए हो क्या, उसका मतलब इतना ही होता है कि क्या हम लोग संडे को 8 बजे डिनर पे चल सकते हैं, क्या सैटरडे को रात में हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं। इतना ही आशय होता है ना, कि और कुछ होता है। ये छान के सुन तो सकें कम से कम। ठीक है, सॉरी जी, उसका फीलिंग क्या है और उसका नीड क्या है उसको पकड़ने का काम कर सकें। आशय का मतलब वही है कि कोई नीड के पूरा नहीं होने की शिकायत कर रहा है वो, हम उसको नीड को पहचान करके सुन सकेंगे तो जो वो नहीं बोल पा रहा है वो भी हम सुन सकते हैं। इनफैक्ट इस कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज की ब्यूटी ये है कि जो अगला ठीक से आर्टिकुलेट करके बोल भी नहीं पा रहा है, हम वो भी ठीक से सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो पेट दर्द हो रहा है, आपको नहीं पता क्यों हो रहा है, वो ढूंढ के बता देता है कि इस कारण से हो रहा है। होता नहीं होता, हम कहते हैं हमको माइग्रेन है, हमको सिर दर्द है, हमको फलाना है, दिमाग का है, हमको नहीं पता कारण क्या है, लेकिन वो बता देता है कारण क्या है। तो जब हम संवाद में छान करके सुनने की कला सीखते हैं ना, तो अगले को नहीं पता होगा कि वो क्यों इरिटेट हो रहा है, हम पहचान लेते हैं कि क्यों इरिटेट हो रहा है। और ये सबसे बड़ा हेल्प है उसके लिए, क्योंकि अगर वो कंफ्यूज्ड है, पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या हो रहा है, उपाय क्या करेगा। अगर हम आर्टिकुलेट करके उसको दे पाते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी भावनाओं को शब्द मिल गए। ठीक है, और उसको ठीक से खुद को समझने में मदद मिल जाती है। उसको लगता है कि हाँ मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाया, इस बात का सेटिस्फेक्शन होता है, इस बात की संतुष्टि होती है कि मैं कह पाया, अगले तक पहुंच गया। वो सुनने का आर्ट ही पहला सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है। वैसे ही बोलने की जगह पर भी ये समझना जरूरी है कि दूसरे से डिमांड करना ठीक है कि रिक्वेस्ट करना ठीक है। अगर हम डिमांड कर रहे हैं, हम दूसरे को अपने बराबर समझ रहे हैं कि अपना गुलाम समझ रहे हैं। ये जो सम्मान की परिभाषा में हमने बात की थी ना, दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना। ठीक है, अगर अपने जैसा मान करके हम बात करेंगे तो भाषा रिक्वेस्ट की बननी बनती है कि डिमांड की बननी बनती है। ये समझ में आता है?
तो हमको ये बात तो देखनी ही पड़ेगी या देखना ही बनता है कि भाव के हिसाब से भाषा का स्वरूप क्या हो। हमारे बिहार में थोड़ा और ईस्ट बिहार में जाएंगे ना, तो पिताजी के साथ भी गाली दे के बात करता है बच्चा, ठीक। ईस्ट बिहार में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना, तो पिताजी के साथ भी गाली दे के बात करता है, ठीक। अब वहाँ तो चल जाएगा क्योंकि वहाँ सब उस नोशन के साथ स्वीकारे बैठे हैं। यहाँ आएगा तो क्या होगा उसका? हमारा एक मित्र था दुष्यंत, वेस्ट यूपी का है। वो अपना एक्सपीरियंस कह रहा था कि बनारस BHU में वो तो बड़े प्रेम से सबसे बात करने जाता मेस में। सारे मेस के स्टाफ कहते थे कि तुम इतने बदतमीज कब से हो गए हो, ठीक। IIT कानपुर से PhD कर रहे थे वो, BHU से पढ़ाई की थी। तो हमको ये तो पहचानने की ज़रूरत दिखाई देती है कि जो हम बोलते हैं उससे पहुंचता क्या है, अगले तक पहुंचता क्या है। आपको हम ढूंढते रहते हैं बार बार दीदी, हमको आपकी ध्यान आता रहता है कि दीदी कहाँ चली गई, अब किसके लिए बोलेंगे हम। भैया हाँ सॉरी, किधर है? मैं जो समझ पाया कि एक तो शुरू से कह रहे हैं कि अपने भाव विचार को थोड़ा स्थिरता लानी है उसमें, ताकि गलती ना हो, तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा फिर आया कि NVC, इसमें संवाद की प्रैक्टिस, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब अभ्यास की ज़रूरत है। जी जी। तीसरी बात जिस पे लगातार जोर दिया जा रहा है, जो आपकी भाषा में मैं हमेशा महसूस करता हूँ, कोई भी एक प्रश्न पूछता है तो आप बोलते हैं मैं रेस्पॉन्ड करता हूँ। तो एक तो आप बार बार ये बोलते हैं कि जो ज़बान से निकलता है वो भी एक असर करता है कि नहीं मुझे रेस्पॉन्ड करना है। आप कभी ये नहीं बोलते कि नहीं मैं अभी तुरंत रिएक्ट करता हूँ। तो बार बार रेस्पॉन्ड करना है, तो ये भी टाइम टेकिंग है। फिर अभी आप कहते हैं कि हमको जब भी कोई बोलता है तो छान कर सुनना है। मुझे लगता है सुनने में और छान कर सुनना ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनना है। तो एक पूर्व तैयारी से सुनते हैं वो थोड़ा टाइम, फिर जब सुन रहे हैं वो टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो ये पूरा एक टाइम टेकिंग है। एक चीज़ जिस पे लगातार जोर दिया जा रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके एक्शन पे ध्यान नहीं देना है, इंटेंशन पे देना है। तो जब हम किसी का एक्शन देखते हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, मतलब उसमें कम टाइम लगता है, एक्शन देखने में बहुत कम टाइम लगता है और इंटेंशन चेक करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये सारे प्रोसेस टाइम टेकिंग है। और अभी हमारे दिमाग में एक ऐसा फिट कर दिया गया है कि जीवन कम है ना, उम्र है ना, बहुत कम जीवन बचा है, बहुत सारा करना है, बहुत सारा कमाना है, बहुत सारा काम है, टाइम नहीं है, तुम जल्दी जल्दी बोलो तुमको जो बोलना है ना, या मैं थक के आया हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरा अपना पर्सनल टाइम है ये। तो अभी हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि हमारा जो लाइफ का क्लॉक है वो बहुत फास्ट है और हमको बहुत सारा काम करना है। इस फास्टनेस में मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, ये सारी गलतियाँ फास्टनेस की वजह से हो रही है। मैं अपने भाव को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ, मुझे बहुत दौड़ना है अभी 24/7। दूसरे को मैं ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं 4 लोगों को एक साथ सुन रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल भी देख रहा हूँ, उधर भी सुन रहा हूँ, थोड़ा उधर भी देख रहा हूँ कि चाय कब बनेगी, सबको सुन रहा हूँ। इंटेंशन चेक करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं जो सामने एक्शन देख रहा हूँ वो तुरंत रिएक्शन दे। जो लोग बहुत फास्ट बोलते हैं मुझे लगता है वो उनके गलती करने की 500-600% संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने कुछ बुजुर्ग लोग आप लोगों ने भी देखे होंगे, बुजुर्ग मतलब ज्ञान वृद्ध, वो लोग है ना आंख बंद करके पहले आपकी बात सुनेंगे। जैसे एक डॉक्टर जो होता है पहले डायग्नोज करता है, ध्यान से सुनता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। लेकिन बहुत सारे कमजोर डॉक्टर तुरंत दवाइयाँ लिख देते हैं, वो आपसे पूछेंगे नहीं, दवाई लिख देंगे। मैं बता रहा हूँ उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना है। अच्छे डॉक्टर वो होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं, यानी छान के सुनते हैं, फिर दवाई लिखते हैं। हम कई बार किसी से जब सलाह लेने जाते हैं तो बुजुर्ग लोग ऐसे आंख बंद करके सोचेंगे अच्छा, और बहुत सोच करके फिर आपको कोई एक सॉल्यूशन देते हैं, मतलब वो एक जिम्मेदारी के साथ उत्तर देते हैं। हमको कोई भी पूछे कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, तो हम ऐसे फटाक बता देते हैं। इसके 2 कारण हैं। कुछ लोग तो जिनका IQ इतना तेज होता है कि वो तुरंत आंसर दे देते हैं, या मुझे लगता है कि हमको कुछ रेडीमेड आंसर स्टोरेज रखने पड़ेंगे पहले से, कि पत्नी ये बोलेगी तो हमको क्या बोलना है, पिताजी ये बोलेंगे तो क्या बोलना है, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स बना के रखने पड़ेंगे।
तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमको थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है, स्लो होके उत्तर देने की ज़रूरत है। कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो हो सकता है, जैसे मेरी पत्नी के बीच जो संवाद होता है, अगर मैं बहुत ही स्लो हो जाऊँगा तो भी कुछ बरस पड़ेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा अगर स्लो हो जाएंगे तो शायद गलतियाँ कम हो जाएगी। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू। मैं 2 बात कहूँगा। एक तो ये कि अगर आप ड्राइविंग करने की सोचते हैं, ठीक है, तो पहले किसी खाली मैदान में उसको चलाने का अभ्यास करेंगे या सीधा लेकर के चौराहे पे उतर जाएंगे गाड़ी, ठीक है। तो उत्तर साफ है कि अगर सीधा चौराहे पे लेके उतर गए तो ड्राइविंग बाद में सीखेंगे, जेल पहले जाएंगे, ठीक है, ये तय है ना। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अभ्यास का काम है वो अगर हम नहीं करेंगे सटीकता से थोड़े समय तक, तो कैसे जा कर के हम घर में, परिवार में और बाकी परिस्थितियों में ठीक जीने का काम कर लेंगे? पॉसिबल कैसे? और बहुत जल्दीबाजी भी हो तो आइसक्रीम का रैपर उतार के खाएंगे कि रैपर सहित खाएंगे? पिज़्ज़ा बर्गर ही मंगवाए हैं खाने के लिए, उसका कवर हटा के खाएंगे कि जल्दी है तो कवर सहित काटना शुरू कर देंगे? ये समझ में आता है? और रैपर सहित खाओगे फिर मुंह में चुभेगा तो आइसक्रीम को गाली तो नहीं दी जा सकती ना जी, कि नहीं? और रैपर तो चुभेगा मुंह में। तो ये जो रैपर में लगा करके आदमी बहुत सारी बातों को कहता है, वो रैपर उतार के सुनना जरूरी है, नहीं तो चुभेगा अंदर, कि नहीं? और देखो ना, हम बहुत सारा इस तरह का करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, जाने अनजाने। जी कुछ कह रहे? माइक। थोड़ी जिज्ञासा बनी है श्योर। कि अभी मैं जीवन विद्या से कुछ सीख कर जाता हूँ और मैंने अच्छा सीखा और जीवन में अपना लिया, और इसी जीवन विद्या से 4-5 शिविर किए हुए या अच्छी तरह से कोई है जो भी अच्छे से उसने सीखा है, और मैं कोई बात बोलता हूँ उनको कि ऐसा है, तो वो सवाल करता है कि आपने ये कहाँ से सीखा? तो मैं जवाब देता हूँ कि जीवन विद्या से सीखा। फिर उसके बाद जीवन विद्या से सीखा, अच्छा किन्होंने कहा? कि श्याम जी ने कहा, और यही बात गणेश जी सर ने भी कही। तो ये जो टैग है ना, जीवन विद्या और गणेश जी और श्याम जी, ये कितना मायने रखता है उसको, उस बात को अपनाने के लिए। बात पूरी हो गई या? जी। ये टैग इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गणेश जी, श्याम जी और जीवन विद्या के बारे में पहले से क्या ओपिनियन है। अगर ओपिनियन ठीक होगा तब तो ये टैग काम आ जाएगा, सेल हो जाएगा। ओपिनियन अगर ठीक नहीं होगा उसका श्याम के बारे में, और फिर आपने कह दिया, लेने के देने भी पड़ सकते हैं, नहीं क्या? लेकिन वो श्रद्धा भाव रखता है तो उसका अगर अच्छा होगा, अगर इसे सही वे में लेते हैं तो अपनाने की पूरी कोशिश करेगा। बशर्ते श्याम की स्वीकृति हो, वो तभी अपनाएगा, बशर्ते श्याम की स्वीकृति हो। श्याम की ही स्वीकृति नहीं होगी तो इसके अपनाने की बात नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जिन लोगों के में भी मेरी स्वीकृति नहीं है, न चलेगा जी मेरे नाम से कुछ, कि नहीं दीदी? बताओ इनको। लेकिन स्वाभाविक रूप से तो ये देखा जाता है कि जहाँ हमारे टैग लाइन होती है, जैसे कोई अच्छी बात होती है, वहाँ कोटेशन लिखा, उसका नाम लिखा रहता है पर्टिकुलर। जैसे बुद्ध भगवान ने कही, तुलसीदास जी ने कही, तो उससे क्या है, लोगों की श्रद्धा उमड़ आती है और वो उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सत्य को पाल लेते हैं और उनको सुखद महसूस होता है। तो प्राकृतिक रूप से ये काम तो करता है, क्योंकि श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का विषय है ये। वही कह रहा हूँ, जिसको आप कोट कर रहे हैं अगर उसके प्रति श्रद्धा है तब तो ये चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। अब तो इसके बड़े बड़े उदाहरण देख सकते हैं आप। जिसकी रामचरितमानस में श्रद्धा है उसके लिए तो ये काम करेगा। ये टैग फिर क्या मायने रखेगा भैया? सॉरी, टैग क्या मायने रखा? अच्छी बात है तो एक्सेप्ट होगा ना, यहीं से बात शुरू होता है। टैग है हो और ना हो, सही है तो सही है, वो तो सहज है।
लेकिन वहां से ही वो श्रद्धा के वशीभूत होके ही तो कर्म में बरतेगा। वही एक उपाय वो भी है जो आप कह रहे हैं, श्रद्धा के वशीभूत होकर कर्म में जाने का। पर एक दूसरा उपाय भी है जो वो कह रहे हैं कि एक बार सीधा सीधा उसको स्वाद आने लगता है चीज़ों का, सच्चाई को देखने के आधार पर, तो वो सीधा उसमें बढ़ लेता है। और आज का जो समाज है ना, और जो आज की शिक्षा है, वो तो इस दूसरी वाली विधि को ही प्रमोट करती है। आइंस्टीन ने कहा है इसलिए सही है, ऐसा तर्क आज नहीं चलता है। तो क्या हमारी शिक्षा का इतना जो इतना बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखलाई पड़ता है, जिसके लिए आज जीवन विद्या की जरूरत पड़ रही है इतनी, तो क्या यही है कि हम श्रद्धा के वशीभूत हमने महापुरुषों को या ऐसे जिन्होंने सत्य को जाना है उनको अनुसरण नहीं किया है, या इस बात से ही ज्ञान योग लगा के कि मैं देखूंगा, उससे पूरा समय निकल गया, हम 50 साल के हो गए हैं और फिर बात कर रहे हैं सुधरने की या कुछ करने की, तो कहीं हम समय से चूक तो नहीं गए हैं? प्रश्न पूरा हो गया जी। मैं इस प्रश्न को बहुत रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पर आगे कोई प्रश्न हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। मेरे हिसाब से मूल कारण वो नहीं है, ठीक है। मूल प्रॉब्लम तो ये है कि जिस व्यक्ति का भी नाम लीजिए ना आज के दिन, वो कोई एक आदमी ही सर्वस्वीकारी नहीं दिखता है समाज में। ये जितने टैग जिनको आप सत्य में अनुभूत कह रहे हैं ना, दूसरे उनको कचरा के बराबर कहने वाले हैं। मैं तो दोनों तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ, एक जो उनको सत्य में अनुभूत महापुरुष कहते हैं, दूसरा उनको महानालायक समाज को खराब कर देने वाला कहते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह के लोगों को, इस क्वेश्चन नहीं लूंगा इस पर पहले बोल दिया हूँ, ये दोनों तरह के लोग आज के दिन समाज में दिखाई देते हैं, ठीक। जब एक रोल मॉडल ही स्थिर नहीं होता है तो किस व्यक्ति को केंद्र में रख के आधार खड़ा करें? ऐसी स्थिति में तो यही दिखता है कि व्यक्ति की जगह अगर वस्तु को केंद्र में रख के बात किया जाए तो मैं समझूंगा का मुद्दा नहीं है, मैं ही देखूंगा का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जो भी कहा गया है उसको जांचने परखने की फैकल्टी हम में है, इसलिए जांच परख करके देखा जा सकता है। उसका प्रस्ताव नहीं है शिक्षा में, उस पर ध्यान नहीं है शिक्षा में, ये बिगड़ने का मूल कारण है, ठीक है। कि शिक्षा की वस्तु में और शिक्षा की विधि प्रक्रिया में उस वस्तु का विवरण नहीं है, और उसके जांच परख करने की विधि को भी हम ठीक से डेवलप नहीं कर रहे। तो इस कारण से समस्या है। आस्था में तो आज का समाज ले जाने लायक भी नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत लगता है कि आज के दिन काम भी नहीं करेगा। जिसको आप श्रद्धा कह रहे हैं ना, वो एक लेवल की आस्था है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एक लेवल की आस्था है, वो बहुत काम नहीं करेगी। इस पर तो नहीं पूछ रहे ना? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने होमवर्क दिया था, वो तो समझ आया कि क्या दिया, लेकिन क्यों दिया वो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, क्यों दिया का उत्तर तो करने पे आपको दिखेगा कि हम इसलिए दिया है कि हमको अपने बारे में ठीक ठीक पता चल सके। जैसे मान लीजिए मुझे अभी लगता है कि आपके कारण मेरी जिंदगी परेशान है, तो हम याद करेंगे कल आपने ये नहीं किया था, परसों आपने ये नहीं किया था, नरसों आपने ये नहीं किया था, ये हम लिस्ट आउट करेंगे। फिर क्या क्या किया था आपने हमारे लिए अच्छा, उसको भी हम लिस्ट बना के देखेंगे। तो उससे हमको अपने बारे में भी थोड़ा पता चल पाएगा, आपके बारे में भी थोड़ा पता चल पाएगा। ये जानने के लिए लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि हम वास्तव में पूरा देखते भी हैं या उसका एक हिस्सा भर देखते हैं। एक मेरा कन्फ्यूजन ये था कि पहले की चीज़ों को लेकर बैठने से अच्छा ये नहीं कि भूलो और आगे बढ़ो। भाई अगर कुछ गलत हुआ तो ठीक है, बढ़िया हुआ नेक्स्ट, अच्छा हुआ बढ़िया है नेक्स्ट, ये सही नहीं है। वही पीछे का क्या करेंगे इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आज और आगे अपने को ठीक को समझ के ठीक जीने की जरूरत है। इससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज और आगे अपने को ठीक को समझ के ठीक जीने की जरूरत है। पीछे ठीक जिए थे तो भी, नहीं जिए थे तो भी। ये क्वेश्चन वहां से आया, आपने बोला ना कि कुछ भी करने से पहले ये सोचो क्या ये सही में इंपॉर्टेंट है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले वो याद करके लिखने की जरूरत है क्या, हम ऐसे ही खुश है वो भूल के। एक छोटी सी बात मैं इस पर कहूँगा, आप भूल गए हो बहुत अच्छी बात है, ये भी पता कर लीजिए कि जिनके साथ जी रहे हैं वो भूल गए कि नहीं, ठीक।
ये आपने वो भी तो पहले भी बोला था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं अपने में खुश रहो। फिर से क्या वाक्य कहा मैंने? आपने एक बोला था हाँ, कि हाँ। दूसरे जो हम उनको सिखाने से पहले खुद सीखो, खुद सम्मान के साथ जीना सही है तो खुद खुशी के साथ जीना सही है, ये आपने बोला। वही, पर अभी जितनी देर भी हम बात कर रहे हैं, हम एक जगह भी ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर गया है तो मैं उसको ठीक करना चाहूंगा। मैं एक जगह भी ये बात नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी नीड देखूंगा, आपकी नीड नहीं देखूंगा, बल्कि स्नेह को परिभाषित करते समय बहुत अच्छे से इस बात को कहने की कोशिश की। शायद मैं नहीं कह पाया, पर कहने का आशय तो यही था कि अपने सुख दुख के लिए हम जिस तरह से कंसर्न रहते हैं, सामने वाले के सुख दुख के लिए भी हम उसी तरह से कंसर्न हैं, तभी हम अगले को संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं और हमारा स्नेह का भाव है। अन्यथा स्नेह का भाव नहीं है। मेरे कहने का प्रयास तो ये था, नहीं पहुंच पाया तो उसको पुनः ठीक करेंगे जी। तो मतलब अब हम सही हैं, हमारी तरफ से सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, अगली तरफ से बढ़िया नहीं है तो उसको बढ़िया बनाने के लिए हम भी परेशान हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपको जो लग रहा है ना अपने बारे में कि मेरी तरफ से सब सही है, वो है भी कि नहीं ये तो पता कर लीजिए पहले। उसका क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। ये पता करने के बाद ये पता चल गया कि सब सही है, फिर क्या करें? अगर अगले ने आराम से, अगर अगले ने ये कन्फर्मेशन दे दिया हो ना कि सब सही है, तो तुमसे शिकायत नहीं बचेगी परिवार और समाज में किसी को। अगर तुम ये कन्फर्मेशन दे देते हो कि श्याम तुम ठीक जीते हो मेरे साथ, तो आपकी शिकायत नहीं बचेगी मेरे से। अगर ये स्थिति हो रही है कि परिवार में और जिन लोगों के साथ आप जीते हैं उनकी कोई शिकायत नहीं है आपसे, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हाँ, वो शिकायत नहीं है तो होमवर्क करना है या नहीं करना, ये भी अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार में ठीक ही जी रहे हो, होमवर्क तो छोड़ो, किसी चीज की जरूरत नहीं है तुमको, बस वो ही चाहिए था। होमवर्क तो छोड़ो, किसी भी चीज की तुमको जरूरत नहीं है। अगर परिवार और समाज के सभी लोग तुमसे संतुष्ट हैं तो क्या जरूरत है फिर क्या जरूरत है? ये प्रश्न को ईमानदारी से बस देखते रहना कि क्या सचमुच परिवार और समाज में तुम जिन लोगों के साथ जीते हो वो तुमसे संतुष्ट हैं। इतना ही कहूँगा मैं। इस प्रश्न को ईमानदारी से देखते रहा जाए। अगर इसका उत्तर हाँ है तो जीवन विद्या भी क्या करेगी और बाकी क्या करेगा? सब मिलके इतना ही करेगा जी जो तुम पहले से हो। जीवन विद्या तो वो कर सकती है कि आगे कुछ गलत ना हो। आप तो पहले ही नहीं गलत कर रहे हैं तो अब आगे क्या गलत करेंगे जी? सर आगे का कुछ पता नहीं है ना क्या हो। भाई अब यहाँ से जो बात कर रहे हैं ना, इसको अगर देखेंगे ना तो ईमानदारी से देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम। इतना ही कहूँगा मैं। थैंक यू भैया। भैया एक क्वेश्चन है कम्युनिकेशन पे। श्योर। तो ये तो समझ में आता है कि कम्युनिकेशन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। तो इसमें ह्यूमर का क्या रोल है? ह्यूमर फंडामेंटली कहाँ पे आता है? ये अच्छा बात है। ह्यूमर क्रिएट कैसे होता है उसको अगर आप देखेंगे ना, किसी ने बहुत अच्छे से उस पर बात की है लेटरल थिंकिंग बुक में उसने, और ये बहुत सामान्य ढंग है। ह्यूमर क्या होता है कि जो बात जिस आशय से कही गई होती, ठीक है, सामान्य रूप में जैसा कहा जाता है उससे अलग हटके उसके किसी अर्थ को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं ह्यूमर क्रिएट करने में। कि जो नॉर्मल नेचुरल स्टेटमेंट होता है ना हमारा, सामान्य रूप से जो हम कहते हैं, उसको किसी और आशय से, किसी और तात्पर्य से प्रयोग करके, किसी और मीनिंग से प्रयोग करके हम ह्यूमर को क्रिएट करते हैं। ये तब तक ठीक रहता है जब तक हमारे आपके बीच संबंध का भाव बना हुआ है और स्नेह की आश्वस्ति है। हमको साथ जीते हुए उस लिमिट को पहचानने की जरूरत पड़ती है कि किस लिमिट तक आपने उसका अधिकार हमको दे रखा है। जिस सीमा तक आप हमको वो अधिकार दे रखे हैं उस सीमा तक तो ह्यूमर चलेगा। उसको अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो समस्या शुरू हो जाएगी। माइक। एक लाइन इस पे है कि लाफ्टर इज ए गुड मेडिसिन बट इफ यू लाफ ऑन अदर्स यू नीड मेडिसिन।
भैया मैंने मतलब इस पे थोड़ा पहले भी सोच विचार किया है, तो ऐसा कुछ निकला था कि ज़्यादातर ह्यूमर जो यूज़ होता है वो कोई चीज़ या किसी को नीचा दिखाने में ही यूज़ होता है, मतलब तभी एक प्रकार पुअर का ह्यूमर है ये, पुअर ह्यूमर है ये। नहीं, तो पर अच्छा भी अगर हम ह्यूमर देखते हैं उसके रूट तक अगर जाते हैं तो वो निकलता शायद वहीं से, उसका सोर्स शायद उसी के आजू बाजू कुछ रहता है, नहीं, ऐसा वो लगता है। मतलब होता हो तो मैं नहीं कहूंगा। मैं अच्छे ह्यूमर का एक उदाहरण देता हूँ। संस्कृत में नव शब्द जो है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। नव शब्द जो है वो 2 अर्थों में प्रयोग होता है, नया अर्थ में भी और नव अर्थ में भी, नवीन अर्थ में भी और नव अर्थ में भी। तो किसी ने कहा किसी कंबल को लेकर के कि ये नव कंबल है, तो उसने कहा ना एक है, 9 नहीं है। ये भी ह्यूमर है। और ऐसे एक नहीं 100 उदाहरण है, मतलब ये तो मैं एक दे रहा हूँ, ऐसे 100 उदाहरण हैं जहाँ ये ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। बट नीचा दिखाने वाला ह्यूमर तो देखिए बहुत लो क्वालिटी का ह्यूमर है। मैं उसको ह्यूमर की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का ढंग है, ढंग है। पर अच्छे ह्यूमर पॉसिबल हैं, ह्यूमर बहुत क्रिएटिव वे में पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्रिएटिविटी चाहिए थोड़ी। भैया सही और गलत की डेफिनेशन एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा, इसको कल सुबह पूछना फिर बताएंगे। क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक में हैं उसको एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर इस पर लौट के आएंगे। ह्यूमर पे थोड़ा डेवलप करूँ तो चलेगा या डिस्ट्रैक्टिंग होगा? नहीं, आप कहिए, सुन लूंगा। ह्यूमर में आपने कहा कि थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए या फिर लाइक इंसल्टिंग काइंड का होता है, वो अच्छा नहीं होता, ह्यूमर कैटेगरी में नहीं डालेंगे व्हाटएवर। तो मैंने जो ह्यूमर देखा है और मैं जो ह्यूमर में मज़े लेता हूँ इसी कैटेगरी है, टू बी ऑनेस्ट। पर वो सेंटिमेंट जो है हमारा एक बेंचमार्क बन जाता है ह्यूमर का, और अगर हम कंटिन्यूसली रिपीटेडली उससे एक्सपीरियंस करते रहते हैं तो फिर उससे मज़ा नहीं आता। नहीं आता। एग्जैक्टली। जी, तो फिर अपग्रेड करना पड़ता है और वो और ख़राब होता है, और फिर अपग्रेड करना पड़ता है और ख़राब होता है। तो अगर ह्यूमर हम एज अ कॉन्सेप्ट ले, उसमें मुझे कोई लिमिट नहीं दिख रही है और उसमें मुझे कोई प्रोग्रेशन भी नहीं दिख रहा है। जो तरीका आप लिए हैं उसमें लिमिट तो ऐसा दिख रहा है कि वो रोज रोज गड्ढे में जाएगा, और इनफाइनाइट निगेटिव जो माइनस इन्फिनिटी है ना, उस तरफ ले जाएगा, वो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, कि नहीं? तो उस ह्यूमर की अगर बात करेंगे तो उसमें तो लिमिट दिखेगा भी नहीं। हो क्या रहा है अब अगर देखिएगा उसमें, तो अपने सुखी होने की जो कामना है ना, ठीक, उसको हम कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखा के या दूसरे का मजाक उड़ा के पूरा करना चाह रहे हैं। दैट डिजाइन इटसेल्फ इज फॉल्टी। वो डिजाइन ही जो है ना वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है, ठीक है। वो जो कहते ना कि एक दिन मतलब महिलाएं इकट्ठा होती थी, नो ऑफेंस टू लेडीज, हम तो सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं ठीक है। वो पुराना जोक है कि कहते कि एक दिन जो है महिलाएं बैठती थी आपस में और रोज बात करती रहती थी। एक दिन सारी चुप थी, लोगों ने पूछा भाई आज चुप काहे हो, तो कहा आज सब आए हुए हैं, वरना जो नहीं आता था उसका चुगली करते थे हम लोग। तो ऐसा डिजाइन से अगर ह्यूमर क्रिएट करेंगे तो कैसे चलेगा जी, कैसे चलेगा? मेरा वो भी एडिशन था पॉइंट में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डैड ह्यूमर से, जो आप इस जनरेशन क्रिंज बुलाती है, जो थोड़ी देर पहले वो था फॉर एग्जाम्पल। और मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो टॉलरेंस होता है वो अपग्रेड होता है और फिर अपग्रेड होता है। तो मैं उस सेंस में प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हम स्टार्ट एट इंसल्टिंग ह्यूमर कर रहे हैं और फिर गिर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम डैड ह्यूमर से स्टार्ट कर रहे हैं या एक होलसम ह्यूमर से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी टॉलरेंस आएगा और फिर गिरना पड़ेगा और फिर गिरना पड़ेगा। तो इंसल्ट की तरफ प्रोग्रेस होगा, ये आई एग्री, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होलसम पे ही है, ऐसा मुझे लगता है। वही मुझे उसका कारण ये लगता है कि शायद हमारी क्रिएटिविटी दिनों दिन मरती जा रही है।
मतलब अगर मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी क्रिएटिविटी दिनों दिन मरती जा रही है और बहुत शॉर्टकट्स हम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, इन हैप्पीनेस के मोमेंट्स को जनरेट करने के लिए। प्रोबेबली वो उस तरफ ले जा रहा है, बट थिंक अबाउट इट। मैं बार बार कहूँगा, वर्कशॉप का मूल आशय तो उस प्रोसेस को अपने अंदर इनिशिएट करना है जिससे उत्तर मिलता है, न कि कोई रेडीमेड उत्तर देना है। माइक दे दीजिए प्लीज। जैसे अभी आपने कहा कि जो ह्यूमर होता है वो क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव होता है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं फिल्में बड़ी देखता हूँ, तो मुझे प्रियदर्शन, आप डायरेक्टर अगर जानते हो, कभी सुना उनके बारे में, लेकिन आपने फिल्में ज़रूर देखी होगी। जैसे हेरा फेरी आपने देखी है? नहीं याद है। हेरा नहीं, बाकियों ने काफ़ी लोगों ने देखी होगी हेरा फेरी मूवी। जो फिर लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म अगर आप तरीके से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, उस पूरी की पूरी फिल्म के अंदर एक बड़ी डिमोटिवेटिंग सी चीज़ है। वो गरीबी में जी रहे हैं, क्या बोलते हैं, सुनील शेट्टी को क्या बोलते हैं, जॉब नहीं मिल रही, अक्षय कुमार और भी चीज़ों से परेशान है। पूरी पिक्चर के अंदर जो है डिमोटिवेशन है, बट उन्होंने अपना ह्यूमर डाल के ही उसे क्रिएटिव करके और उसमें हंसी मजाक को बढ़ाया है। तो अगर अच्छे ह्यूमर की बात आप कह रहे हैं, क्रिएटिव ह्यूमर की बात कह रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सर, जैसे प्रियदर्शन ने अपने फिल्मों के अंदर ये डाला है, और सिर्फ एक फिल्म के अंदर नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं जिसके अंदर अगर आप उसकी फिल्म को देखोगे, अगर उसका कोड देखोगे, तो वो बहुत सैड होता है, पर उनका ह्यूमर की वजह से ही, उन्होंने क्रिएटिविटी की वजह से ही उस फिल्म को ऐसी डिजास्टर मूवी को, वो क्या बोलते हैं, कॉमेडी मूवी में तब्दील कर दिया। तो अच्छी ह्यूमर को, तो मेरे हिसाब से क्रिएटिव ह्यूमर की बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो ये देखता हूँ मैं। बढ़िया, ठीक है जी। मैं इतना ही कहूँगा कि सोचा जाए इस पर। कल जब हम एक एक मुद्दे के डिस्कशन को शुरू करेंगे ना, तो हम कम्युनिकेशन के इन टूल्स को यूज़ करने का काम करेंगे, एक सवालों के जवाब को ढूंढने में। हमको उतने भर के लिए इसकी ज़रूरत थी, तो कल करेंगे उसको। आज जो भी मेरे पास हाफ एन आवर का टाइम है, उसमें एक फीलिंग हमारी बच गई थी, हम उसका डिस्कशन पूरा कर लेते हैं। तो कृतज्ञता के संदर्भ में ये बात हम लोगों ने की थी कि कृतज्ञता में ये बात देखा जाए कि दूसरे से मिलने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग पर अगर हमारा ध्यान होता है, तो उसके प्रति जो भाव हमारे मन में आता है, उसका नाम कृतज्ञता है। ठीक। अभी ये ऑब्जर्व करने के लिए कहा है कि ये देखें कि अभी हमारी आदत और अभ्यास क्या है। दूसरों से मिलने वाले सहयोग को देखने पर हमारा प्रधान रूप से ध्यान रहता है, या जहाँ जहाँ सहयोग मिलने में अभाव हो जाता है, वहाँ पर हमारा ध्यान प्रधानता से रहता है। हिंदी कठिन तो नहीं है, ज़्यादा कठिन है जी। तो ये बात कह रहे हैं कि दूसरे से जो हमको हेल्प मिलता है लाइफ में, उस पर हमारा ध्यान प्रधानता से रहता है, या जहाँ जहाँ आप हमारा हेल्प नहीं कर पाए, वहाँ हमारा प्राइमरली फोकस ऑफ अटेंशन रहता है। हमारा फोकस ऑफ अटेंशन प्राइमरली आज के दिन कहाँ रहता है? दूसरे से जो हेल्प मिल रहा है, हमको मिला है, उस पर, या जहाँ जहाँ अगला हेल्प नहीं कर पाया उस पर। ठीक, ये देखा जाए। और अगर आप उत्तर दे रहे हैं जहाँ जहाँ नहीं कर पाया उस पर, तो कृतज्ञता आएगी कि ग्रेटिट्यूड आएगा कि कंप्लेन आएगा? एज सिंपल एज दैट। अगर ये ग्रेटिट्यूड के बदले कंप्लेन आ रहा है इस कारण से कि मैं देख नहीं रहा हूँ पूरे को, मैं एक बड़े हिस्से को छोड़ करके एक छोटे हिस्से को देख रहा हूँ आंखें बांध करके, तो अपना पट्टी उतारने का जरूरत है कि बाहर ठीक करने का जरूरत है? ये बात समझ में आती है? अगर हमारे आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण हमको इतना ही दिखाई दे रहा है, तो पूरा देखने के लिए पट्टी उतारने की जरूरत है कि बाहर ठीक करने की जरूरत है? पट्टी उतारने की जरूरत है। इतना पकड़ना जरूरी है, इतना पकड़ना जरूरी है। बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखें कि हमारा संबंध पूर्वक जीने का जो चाहना है, जो मूल स्वीकृति है, जो फंडामेंटल हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो किस बात के लिए है? किसी के साथ संबंध पूर्वक नहीं जीने की, एक के साथ संबंध पूर्वक जीने की,
अनेक के साथ संबंध पूर्वक जीने की या हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीने की? व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीने की? ये जो एक और अनेक के साथ संबंध पूर्वक जीना है ना, उसका नाम है स्नेह। और हर किसी के साथ जो संबंध पूर्वक जीने की हमारी स्वीकृति है, उसका नाम है प्रेम। तो यात्रा को अगर देखेंगे तो स्नेह से शुरू होता है। एक एक के साथ संबंध पूर्वक जीने से हमारी ये यात्रा शुरू होती है और अंततोगत्वा हर किसी को हम अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं, स्वीकार पाते हैं और संबंध में उस जिम्मेदारी के साथ हम खड़े होते हैं। इस भाव का नाम प्रेम है। ठीक है, कुछ कहना? माइक ले लो, माइक रिपीट करना है। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। ये प्रश्न हमने पूछा कि अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछ करके देखें कि हमारी स्वीकृति क्या है, संबंध पूर्वक जीने की या विरोध पूर्वक जीने की। What is naturally acceptable to me, to be in relationship or to be in opposition? और अगर टू बी इन रिलेशनशिप है, संबंध पूर्वक जीने की बात है, तो हमारा फंडामेंटल डिजायर क्या है, हमारा फंडामेंटल नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? एक के साथ स्नेह पूर्वक जीने का, अनेक के साथ संबंध पूर्वक जीने का या हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीने का? ये उत्तर भी आप ही ने दिया था। तो उसी संदर्भ में लिखा है कि एक और अनेक के साथ जो संबंध पूर्वक जीना है, उस भाव का नाम स्नेह है, अफेक्शन है। हर किसी के साथ जो संबंध पूर्वक जीने का भाव है, उसकी जो मानसिकता है, उसका नाम प्रेम है। तो प्रेम वो जगह है जहाँ से हम मनुष्य मात्र और अल्टीमेटली देखेंगे तो हर इकाई के साथ अपने संबंध को ठीक ठीक पहचानते हैं और उस संबंध में जिम्मेदारी के साथ खड़े होते हैं। हम हर किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को पहचानते हैं कि यस, आई एम रिलेटेड टू दी अदर, ठीक है, कि हमारा जुड़ाव है ही दूसरे के साथ, और उस संबंध में हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही स्टैंड किए हुए होते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारी भूमिका बनती है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के फुलफिलमेंट के लिए ही खड़े होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ कि द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, इसको प्रेम के रूप में पहचाना है और इसको कंप्लीट वैल्यू या पूर्ण मूल्य इसी रूप में कहा है कि एक एक के साथ जो स्नेह के भाव की हमने शुरुआत की थी, उसका पूरा होने का काम यहाँ पर हो पाता है। एक एक के साथ जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन, स्नेह से जीने की हमने शुरुआत की थी, वो हर किसी के साथ स्नेह के भाव में स्थिर होने की पूर्णता यहाँ पर है। वही लिखा हुआ है। पूर्णता का मतलब कंप्लीटनेस। रति का मतलब होता है उसमें रत होना, लीन होना, लगे रहना, कंटिन्यूटी ऑफ दैट। तो इसकी वही लिखा है जो मैंने कहा कि इसकी शुरुआत एक एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने से होती है, जिसको हम अफेक्शन या स्नेह कहते हैं। धीरे धीरे हम हर मनुष्य को अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं। उससे भी अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो मनुष्य के अलावा जो पूरी प्रकृति है, उसके साथ भी हमको अपना जुड़ाव महसूस होता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा भी जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब के साथ हमको अपना जुड़ाव महसूस होता है, अपना लगाव महसूस होता है। उस जुड़ाव को महसूस करने के भाव का नाम प्रेम है और उस भाव के साथ उस संबंध में जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार होते हैं। वही लिखा है यहाँ कि अल्टीमेटली देखेंगे तो प्रेम का भाव हर इकाई के लिए होता है। इकाई यानी यूनिट। तो ह्यूमन बीइंग भी एक यूनिट है, एनिमल्स भी एक यूनिट है, प्लांट्स एक यूनिट है। ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं कि प्रेम का भाव अल्टीमेटली हर इकाई के लिए होता है। जिसके साथ भी हम जी रहे होते हैं, वहां पर वो एक्सप्रेस होता है। तो प्रेम के भाव का ये मतलब नहीं है कि हम पकड़ पकड़ के सबके साथ जिएंगे, ठीक है।
उसका मतलब ये है कि हमारा जिम्मेदारी का भाव तो हर किसी के लिए होता है। जहाँ अवसर होता है, जहाँ अनुकूलता होती है, जहाँ हम जी रहे होते हैं, वहाँ वो काइंडनेस, बेनिफिशियंस और कंपैशन के रूप में, दया, कृपा और करुणा के रूप में दिखाई देता है, जिसका कुल मतलब है दूसरे को अनकंडीशनल सहयोग करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है। यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशंस के हम स्वेच्छापूर्वक दूसरों के सहयोग के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि दूसरा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है। आप अगर हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देते हैं तो उस संबंध में निर्वाह करने की मेरी तत्परता तो होगी ही ना। और अगर हर कोई हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है तो हर किसी के साथ हमारी जीने की वही निष्ठा होती है। जब जिसके साथ जी रहे होते हैं तब वहाँ हम उसी कमिटमेंट का फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, निर्वाह कर रहे होते हैं। तो लास्टली ये बात लिखा है कि प्रेम का भाव ही देखेंगे ना तो अनडिवाइडेड सोसाइटी का आधार है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम अखंड समाज हम कह रहे होते हैं, पूरी धरती कुटुंब हो, ये कुटुंब होने के लिए अपने अंदर स्नेह की से शुरू करके प्रेम के भाव तक पहुंचना जरूरी है। माइक ले लीजिए। प्रेम का भाव अगर हमारे अंदर नहीं है, अखंड समाज या वसुधैव कुटुंबकम संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो फिर अभी एक बहुत ही ट्रेंडी टर्म है कि गिव एंड टेक रिलेशंस होते हैं सारे। फिर ये देखना चाहिए पलट के कि ये गिव एंड टेक में जब हम जी रहे होते हैं, आश्वस्ति होती है कि नहीं, तृप्ति होती है कि नहीं, हम आराम में रहते हैं कि नहीं। एक तो ये पूछना चाहिए। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि हम कह तो देते हैं कि सारे रिलेशनशिप गिव एंड टेक होते हैं, क्या हमारा परिवार भी उस तरह से चल रहा है? क्या माँ बाप ये हिसाब लगा के दे रहे हैं बच्चे को कि तुम लौटा करके ब्याज सहित हमको दोगे? अपने यहाँ तो नहीं दिखता है, कम से कम दूसरों जगह का मुझे नहीं पता। मेरे घर परिवार या जहाँ मैं देखा हूँ वहाँ बहुत नहीं दिखता है ये। तो भाषा में ही हमने एक नोशन बना लिया है कि रिलेशनशिप सारे गिव एंड टेक हैं। चल नहीं रहा है हमारा परिवार उस तरह से। मैं उसकी कहानी पता नहीं आपको सुना रहा था कि नहीं। NHCPM में एक हमारे साथी हैं सज्जन कुमार जी, वो बार बार राजस्थान के ही हैं, गंगानगर के पास के। वो बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर गाय पाला जाता है ना, तो जो सबसे जवान युवक है, ठीक है, वो गाय का सारा काम करता है। खाना खिलाने से लेके, गोबर हटाने से लेके, दूध निकालने से लेके, गाय को नहलाने का सारा काम करता है। लेकिन जब दूध आता है तो सबसे पहले बच्चे को दिया जाता है, फिर बीमार को दिया जाता है, फिर बूढ़े को दिया जाता है, फिर जब बच जाता है तो उस नौजवान को मिलता है जो गाय की सेवा कर रहा होता है। और ये कोई जबरदस्ती उसके साथ किया जाता है ऐसा नहीं है, वो स्वेच्छापूर्वक ही ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और वो लेना चाहता है और लोग दे नहीं रहे। घर की, गौशाला की सारी जिम्मेदारियों का वो नवयुवक निर्वाह करता है, ठीक है। दूध आता है तो पहले बच्चे को देता है, फिर बीमार को देता है, फिर बूढ़े को देता है, फिर बचता है तो खुद लेता है। ये गिव एंड टेक है भी क्या? तो फैमिली तो चलिए मुझे समझ में आ गया कि नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स में तो ऐसा होता है। उसने 3 बार मेरे लिए गिफ्ट लाया, मैं 4th टाइम नहीं लेके जाऊंगी तो शी गेट एंग्री और शी नॉट गेट एनीथिंग, एंड देन थोड़ा मन मुटाव आ जाएगा, है ना। एंड नॉट ओनली इन माई एज, मतलब जो मुझसे पहले वाली जनरेशन है, जो मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इवन, उस जनरेशन में भी आई कैन सी आग पुरानी लगी हुई है नई नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जहाँ सचमुच हमको वो संबंध दिखाई देता है ना, वहाँ हम इस प्रवृत्ति से ऊपर उठ पाते हैं। हमारी देने की प्रवृत्ति होती है, जैसा परिवार में आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं होता। लेकिन ये बाहर क्या हो गया है, बहुत बार ये संबंध एक औपचारिकता हो गया है, ठीक। औपचारिकता जानते हैं, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी में जब हम जी रहे होते हैं ना, तो ना आपको तृप्ति मिलती है ना हमको बहुत तृप्ति मिलती है। वहाँ तो फिर यही हिसाब लग रहा होता है कि कौन कितना बड़ा गिफ्ट ला के दिया, उसकी अकाउंट कीपिंग रखी जाएगी और उसी हिसाब से उसको वापस भी किया जाएगा, और ठीक बात है। तो फिर नहीं, ऐसे फॉर्मल लोगों से दूर हो जाना चाहिए।
दूर हो जाना से जगह मैं कहूँगा उनके साथ अगर हमको संबंध दिखाई देता है तो अपनी ओर से स्नेह के भाव का निर्वाह करना बनता है, ठीक। और अगले में भी जब कभी उसका अंकुर प्रस्फुटित होगा तो उसको थोड़ा सींच देना पड़ता है। और इतना कठिन नहीं है, मैं तो जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से देखा हूँ, ठीक है। इतना कठिन नहीं है, आप अपनी तरफ से निर्वाह करने का काम शुरू करते हैं। आप ही सोचो, कोई आपके साथ अगर अनकंडीशनल निर्वाह करना शुरू करे, ठीक, बिना ये अपेक्षा रखे कि आप बदले में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी दिन आपको अंदर महसूस होगा कि नहीं कि हमको भी कुछ करना चाहिए। सोच के देखो ना। मैं तो अपनी जो पिछली यात्रा थी, मैं उसी के एक्सपीरियंस में हर बार कहता हूँ कि उस यात्रा में आप जिससे मिल रहे होते हैं वो पहली और आखिरी बार मिल रहे होते हैं, आगे कभी मिलना नहीं, ठीक है। लेकिन जिस आत्मीयता से, जिस ध्यान रखने की मानसिकता से वो सेवा करते, सुबह एक जगह, दोपहर भी एक जगह, शाम को एक जगह, अगले दिन फिर एक जगह, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं वो सेवा की प्रवृत्ति उदय होने लगती है। मनुष्य में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि बार बार जब आपको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और कोई आपका कंटिन्यूअस सहयोग करता है तो किसी जगह पर हम भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इस पे मेरे 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट तो मतलब मैंने तो अपने घर में ही देखा है, 25 साल मुझे देखते हो गए, 27 साल मम्मी को करते हो गए, उनको समझ ही नहीं आता है ना। बुरा नहीं मानिएगा, हाँ। पर हमको देखना चाहिए कि 25 साल और 27 साल में कहीं हम बहुत सारे घाव भी तो नहीं क्रिएट कर दे रहे हैं साथ में, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने लहजे से, अपने तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, एक हो गया। सेकंड, इनका एक और क्वेश्चन है, सुन लेते हैं। सेकंड ये कि जब आप बोल रहे थे ना कि अपने में स्नेह के भाव से कर देना चाहिए, तो उस वक्त अपन बोल देते हैं कि तुम तो भावना में बह गई, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम ध्यान रख लेती, तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि सामने वाला कैसा है, फिर तब वही देखिए, हम तो ध्यान रख के ही अगले को संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, तो जो हमसे बनता है हम दे देते हैं, ठीक। ये दे हम इसलिए नहीं रहे हैं कि कल आप भी पलट के दोगे, इस मानसिकता के साथ अगर दे रहे हैं फिर वो स्नेह और प्रेम नहीं है। और क्या जी, वो तो लाला जी की दुकान है फिर कि 100 रुपया दो तो ये सामान, 125 दो तो ये वाला। नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब हमारा कोई वो नहीं है जी। हाँ श्याम भी, कहीं भी वो लगे तो हम क्षमा चाहेंगे। हाँ मुझे तो सुनना बिटिया, मुझे तो ये लगता है कि जब ये जो शिविर है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सब देने के लिए तत्पर हैं। सब श्याम भैया भी दे रहे हैं, जो खाना खिला रहे हैं वो कितने प्यार से, मोहब्बत से खिला रहे हैं, सब लोग तो वैसे दिख रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे आए, एक चीज़ ये भी तो सीख के घर जा सकते हैं कि अरे इनको देने में इतनी खुशी मिल रही है, तो वो खुशी हमें भी अगर चाहिए तो देना सीख जाएं इस शिविर से। इट्स अ बिग थिंग। हाँ, मुझे ये आपकी बात ठीक लगी। बट द थिंग इज कि जब तक हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, दिस बिकम अ होल अनदर वर्ड इन इटसेल्फ, because everybody is listening to good things, everybody is learning good things, and everybody is living in the same environment along with same people. बाहर ऐसा नहीं है, राइट? बाहर हमको उन लोगों से डील करना है जिनको शायद जीवन विद्या का नाम भी नहीं पता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐसे लोगों से भी डील करना है जो कि, मेरा यहाँ पे वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा वर्ड मुझे आ नहीं रहा। देखिए क्या है ना, जब आप इस तरह से बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी और ही दुनिया के प्राणी हैं। हम भी इसी दुनिया के लोग हैं, इसी दुनिया में जी रहे हैं। हम भी ऐसे ही लोगों को जवाब दिया करते थे, हम भी ऐसे ही लोगों को चुप करा दिया करते थे। जीवन विद्या करने के बाद भी हमारे तर्क इतने स्ट्रांग हो गए थे कि किसी को भी कुचल दिया करते थे, ठीक है। वो सब करके आए हैं जी। जब हमको दिखता है कि उन गलतियों को करते हुए हम में बदलाव हो सकता है, तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता?
तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बचपन से किसी दूसरे ग्रह में पैदा हुए थे और हमको ये सब नहीं करने आता था। अभी भी आपको पुराने लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको हमने ठीक से जवाब दिया होगा। भैया, अब यहाँ पर यही कृतज्ञता का भाव जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर सुना कि दूसरों से मिलने वाले सहयोग को हम कृतज्ञता कह रहे हैं। सहयोग के कारण जो भाव हमारे अंदर होता है, कारण जो अपने अंदर जो भाव जगा जी, तो अगर जो पीड़ा मिली वो भी कहीं ना कहीं सहयोग के फॉर्म में हम लेंगे फिर क्या? जो अगर सुविधा के रूप में मिली वो उसको भी हम कृतज्ञता के भाव में लेंगे, या जो मेरी समझ को बढ़ाने में सहायक हुआ उसको कृतज्ञता लेंगे? इसको मैं थोड़ा और समझना चाहती हूँ। देखिए, पीड़ा मिली उस पर लास्ट में आता हूँ। समझदारी मिली निश्चित रूप से कृतज्ञता बनती है। संबंध में ठीक भाव से भी कोई हमारे साथ जिया, स्नेह के भाव से जिया, निश्चित रूप से कृतज्ञता बनती है। और ये सब का महत्व समझ में आता है। हम जब बहुत गहरी पीड़ा में होते हैं ना, कोई धैर्य से हमको सुन भर भी ले, बहुत आराम मिलता है। कर कुछ ना पाए, सिर्फ सुन ले हमको धैर्य से, उतने भर से ही हमको बहुत आराम मिल जाता है। इसी तरह से सुविधा के रूप में भी अगर किसी ने हमारा सहयोग किया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता बनती है। खास करके मैं तो माता पिता के संदर्भ में ये बात बार बार कहता हूँ कि गाय का बच्चा पैदा होने के 15 मिनट बाद खड़ा हो जाता, ठीक है, चलना फिरना शुरू कर देता है, दूध पीना शुरू कर देता है। आदमी के बच्चे को देखिएगा ना, तो साल भर कम से कम लगता है पैर पे खड़ा होने में। तब तक पूरे समय, चाहे माता पिता हो, चाहे घर के दादा दादी हो, चाहे कोई और हो, वो पूरे समय उनके सारे कामों की जिम्मेदारी रखता है। उसको भूख लगी है तब भी वो रोएगा, पेट में दर्द हो रहा है तब भी रोएगा। अब ये माँ बाप है जो हिसाब लगाए कि वो भूख से रो रहा है कि पेट दर्द से रो रहा है, बिल्कुल कि नहीं? हाँ जी। और वो सारे क्रियाकलापों को करते हुए एक बच्चा बड़ा होता है। इस सहयोग को देखने की कृतज्ञता बनेगी कि नहीं बनेगी? ये जो लास्टली बात है पीड़ा का ना, सामान्य रूप से तो उसके लिए कृतज्ञता नहीं बन पाती है, ठीक है, नहीं बन पाती है। और हमसे पूछिएगा तो नहीं बनने में कोई भी नहीं है, ना बने। कभी कभी उसके लिए भी कृतज्ञता बननी शुरू हो जाती है जब ऐसा लगता है कि उन परिस्थितियों ने हमको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा दिया, ठीक है, बस यही बात लगता है। तो वो संभावना तो रहती है, लेकिन वो ना भी हो किसी को चलेगा। पर भैया, जैसे आपने जो भी जवाब दिया, फिर उस किसी अगर पर्टिकुलर इंसान से आपको पीड़ा हुई है और उसके प्रति अगर आप में स्नेह, मतलब भले ही आपका दोस्त भी हो, आपका जानकार भी हो, और स्नेह था एक पॉइंट पे, पर वो वापस स्नेह बिल्ड करने की इच्छा होने के बाद भी वो इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? हम अपने ही हाथों से अपने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, इसीलिए हमारी अपनी ही मान्यताएं, हमारे अपने ही जीने के तरीके, हमारे अपने ही सोचने का नज़रिया है जो हमको बदलने से रोक देता है। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है। अपनी गठरी को खोल करके देखा जाए कि जो कुछ भी हमने अपनी गठरी में हीरे मोती के नाम पर इकट्ठा कर रखा है, उसमें कितना प्री कंडीशनिंग से आया है, कितना सेंसेशन से आया है, और कितना नेचुरल एक्सेप्टेंस से आया है। जो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन से आ गया है, उसको बार बार नेचुरल एक्सेप्टेंस के फिल्टर से होकर के गुजारा जाए और देखा जाए कि वो उसको पास करता है कि नहीं करता है। तो आप पत्थर बोल रहे हो भैया, बेसिकली मेरे को जो अभी दिख रहा है वो है कि डर बैठ गया है कि उसी को मैं पत्थर कह रहा हूँ। पर ठीक है, मैं समझ गई कि नेचुरल एक्सेप्टेंस देखूंगी तो बार बार रियलाइज करूंगी खुद में कि नहीं, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, पर हाँ कुछ चीजें हो जाती है, तो धीरे धीरे करके शायद उस चीज से बाहर आ पाऊँ। जी। हेलो। हाँ भैया, कहाँ? एक सेकेंड, पीछे कुछ कह रहे हैं, उनको सुन के आता हूँ। हाँ भैया, अभी जो प्रेम या जो संबंध होते हैं उसमें हम देख रहे हैं सह स्वीकृति या सारे भाव से बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। हमारे जो पुराने समय में जो पापा या दादाजी वगैरह थे, वो इन सब में कुंडली को मानते थे कि दो संबंध पति पत्नी या इनका होना है तो उनकी कुंडली के वहाँ मिलान होना चाहिए, तब जाकर के वो सफल हो पाएंगे, इनके इतने गुण मिल पाएंगे नहीं। क्योंकि उन लोगों का तर्क ये है कि यार तुम लोगों आज लोग
लव मैरिज तो कर लेते हो, लेकिन सक्सेस कितना परसेंट हो पाता है? और हमारे टाइम का रेशो जो है जो मतलब जो आपस में संबंध करते थे कुंडली मिला के, वो 100% सक्सेस रहे हैं। उनमें कभी तलाक वगैरह किसी की कोई भावना नहीं रही। कल बात करेंगे हम इस पर, संबंध की, मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते समय, तब इसका दूसरा पक्ष भी सुन लेंगे। भैया अभी जैसे पीड़ा वाली बात चली, तो पीड़ित होना या पीड़ा में जाना तो कहीं ना कहीं मेरी ही नासमझी हुई ना जी। मैं अगर पीड़ित होता हूँ किसी के व्यवहार से, तो वो कहीं ना कहीं मेरी ही नासमझी है, मेरे ही में दुख तकलीफ है। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। और जब मैं इस बात को जान जाता हूँ तो मैं ना केवल खुद उस पीड़ा से मुक्त हो जाता हूँ, बल्कि सामने वाले को भी माफ कर देता हूँ और उसको भी मुक्त कर देता हूँ। पता चलता है जी, गठरी अपने सिर पे लेके चल रहे हैं तो दब तो हम ही रहे हैं जी, है ना। तो यहाँ मैं अपनी पीड़ा से खुद भी मुक्त हो गया और सामने वाले को भी मुक्त कर दिया। तो अब वहाँ कृतज्ञता भी नहीं है, तो यूं कहेंगे उससे कोई शिकायत भी नहीं। ये कम से कम जगह है जो आने की जरूरत है। जी आप कुछ कह रहे थे क्या? मेरा एक सब लोगों से, स्पेशली यंगस्टर से सजेशन है कि एक दफ़ा ये शिविर हो जाए, उसके बाद YouTube पे अध्ययन और अभ्यास शिविर है श्याम भैया का भी, उसको सुनो, बार बार सुनो, बहुत मज़ा आएगा। मैं वो सुन के ही इनके शिविर में आया हूँ, रियली बहुत मज़ा आएगा। और बार बार सुनो और नोट करो, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब सीखने के लिए बहुत मिलेगा वहाँ पे, रियली। बढ़िया। तुम्हें किस जो आपने इकट्ठा किया हुआ है जी, कोई डायमंड वायमंड क्या बोल रहे थे आप? हाँ, वो गठरी में थोड़ा उसको मैं कुछ सोचते सोचते सुन नहीं पाया पूरा। कोई बात नहीं, हम फिर से सुनाएंगे आपको। हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो अपने अंदर हमने डिजायर्ड थॉट एक्सपेक्टेशन की जगह पर इकट्ठा कर रखा है महत्वपूर्ण मान करके, उसको खोल करके एक बार देखने की जरूरत है कि इस एक्यूमुलेशन में से कितना प्री कंडीशनिंग से आया है, कितना सेंसेशन से आया है। और प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन से जो भी आकर के इकट्ठा हो गया है, उसके सही होने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इन दोनों तरफ से आए हुए एक्यूमुलेशन को अल्टीमेटली नेचुरल एक्सेप्टेंस के फिल्टर से, पैरामीटर से गुजार करके देखने की ज़रूरत है। अन्यथा जो एक्यूमुलेटेड है वो हो सकता है कि हम हीरे जवाहरात मान के एक्यूमुलेट कर रखे हों और हो कंकर पत्थर। अगर देखा नहीं है, उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो बहुत संभावना है कि हम जिसको हीरे मोती मान के रखे हैं वो वास्तव में कंकर पत्थर हों। तो एक बार खोल के तो देख लिया जाए कि कितना हीरा मोती है और कितना कंकर पत्थर है। देखना तो शुरू किया जाए। जैसे यही मान रखे कि संबंध गिव एंड टेक से ही चलता है, खोल करके जैसे ही देखेंगे तो दिखेगा ये नेचुरली एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और बाहर भी देखने जाएंगे तो दिखेगा कि परिवार इस बेसिस पे नहीं चल रहा है। तो समझ में आता है कि हमने एक प्री कंडीशनिंग इकट्ठा कर लिया है जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के अगेंस्ट है। उसकी जांच परख करके वेरीफाई कर लेंगे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही कह रहा था भैया, और कुछ नहीं। कोई और बात तो नहीं भैया? जी जी। जो आज अभी बात भाषा की हो रही थी, एनवीसी की जब हम बात कर रहे थे, तो एक चीज़ आ रही थी कि ना कई बार हमें ना भाषा हर्ट कब कर रही होती है। जैसे किसी समय में हम ना लो फेज में होते हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं, और वैसे वही भाषा हमें अच्छी लग रही होती है, हम खुश हो रहे होते हैं, उसी में कंफर्टेबल होते हैं। सपोज मेरा बेटा है, बेटा जी अब कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई घर पर आते ही ये पूछे कि अपने पसंद का वो जो जॉब का पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सेटल हो गया। मेरी बिटिया का जो मैरिज का टाइम था, उस समय पर आते ही हर बंदा ये जो बात करता था, एक ही सवाल होता था, शादी हो गई कि नहीं इसकी? हाँ, शादी के लिए रिश्ते, भाभी कोई पसंद आया तो कोई पूछता आता था, बहन पूछता था, पड़ोसी पूछते थे, तो बिटिया को बहुत बुरा लगता था कि
सबके पास यही टॉपिक है, मतलब मैं ही टॉपिक रह गई। बेटे को अब लगेगा कि अरे अभी थोड़ा सा टाइम तो दो, मेरे यही टाइम टॉपिक रह गया। तो जब लो फेज होता है तो कई बार हमें वही भाषा, वही अपने, वही सब कुछ वो हर्ट कर रहा होता है और वही सब अपने लग रहे होते हैं किसी समय पर। तो यहाँ पर कैसे इस सिचुएशन को हम टैकल कर पाएँ? इससे इतना ही पता चलता है कि अगले की भाषा हमारी दृष्टि के साथ जुड़ के ही अर्थ देती है। हम खुद ही लो फेज में हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उसी चीज़ का मीनिंग जब हम नॉर्मल होते हैं तो एक तरह से लेते हैं, लो फेज में होते हैं तो दूसरी तरह से लेते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि एक नेचुरल फेज में अगर हम अपना फिल्टर लगा करके रखेंगे तो अगला चाहे कुछ भी कह रहा होगा, हम बहुत छान करके उसको सुन सकते हैं। और मेरे लिए अगर कहिएगा तो कोई अगर घर आके रोज रोज पूछे हमारे बारे में तो आई मस्ट बी हैप्पी कि ही और सी हैज टू मच कंसर्न फॉर मी। ये तो अच्छी बात है जी। वो एक पुराना कोट है किसी का, इधर यू लव मी और यू हेट मी बट प्लीज डोंट इग्नोर मी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ बट ये बात तो सही है कि सेंटर ऑफ अटेंशन आप देखिएगा ना तो जिसमें होता है उसको ये सब सरकास्टिक वे में, मतलब ऐसा लगता है मेरे साथ ना ऐसा फन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मजाक की फॉर्म में, मेरा मजाक, मेरे को टोंट कस रहे हैं, उसको हर पल वैसा फील होने लगता है। क्या होता है, हम कहीं ना कहीं खुद ही डीप विद इन लो कॉन्फिडेंस में खड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए ये छोटी से छोटी चीज आके हमको दबा देती है, ठीक। अब जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं, अब वही बुजुर्गों के वही फन पहले सबको अच्छे लगते होते हैं। वही अभी जब से ह्यूमर की बात कर रही थी दीदी, तो यहाँ पर आ रहा था कि वही फन जो है बुजुर्ग जब होने लगते हैं ना, तब वो कोई उनके नहीं सुनता तो उनको बच्चे ने कहा क्रिएटिविटी उसमें भी चाहिए, पर वही फन जो नहीं पसंद आता फिर पेरेंट्स जो है, बड़े घर के बुजुर्ग हैं, उनको बड़ा लो फील होने लग जाता है कि ना अरे यार वही बात तो मैं पहले कहता था, तब तो सारे मान करते थे, आज उसी को ही सबको मैं बुरा लगने लग गया। तो ये अपना है कहीं ना कहीं अपनी स्थिति होती है और हम जो है उस स्थिति में जो है डगमगा से जाते हैं जी। तो अल्टीमेटली अगला जो कहता है उसका रिस्पॉन्स तो या रिएक्शन तो हम अपनी फीलिंग के आधार पर ही तय करते हैं। हमारा अपना स्टेट क्या है, बाहर से जो कुछ भी आता है ना सीधा नहीं लौटता है, हमारे स्टेट के साथ लौटता है। इनफैक्ट आप अगर नॉर्मल नेचर में देखेंगे ना तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है, आदमी के साथ वो मल्टीप्लाई होके भी वापस मिल सकता है आपको, कि आपने एक थप्पड़ मारा हो बदले में 4 मिल सकते हो आपको कि नहीं। और उल्टी संभावना भी है कि आप किसी को गाली दें और वो पलट के कुछ भी ना कहे आपको, ठीक, या ऐसी बात कहे जिससे आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और गाली देने की प्रवृत्ति हट जाए। ये दोनों संभव है। ना समझ आदमी होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, समझदार आदमी होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एब्जॉर्ब करके अगले को ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर देता है। विचार किया जाए। एकदम सिंपल प्रश्न से हमने इस बात को शुरू किया था कि अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें कि वी वांट टू बी इन रिलेशनशिप और वी वांट टू बी इन अ पोजीशन। हम संबंध में होना चाहते हैं कि विरोध में होना चाहते हैं? उत्तर बहुत साफ है, संबंध में होना चाहते हैं। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम एक को संबंधी के रूप में देखना चाहते हैं, अनेक के साथ हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, या हर किसी के साथ ही संबंध पूर्वक जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। तो उसके तहत ये बात लिखी थी कि एक के साथ, अनेक के साथ संबंध पूर्वक संबंध में होने को देख पाना और संबंध के भाव में जीना, उसको स्नेह का भाव कहा। और हर किसी के साथ संबंध को देख पाना और उस भाव में होना, उसको प्रेम नाम दिया। तो प्रेम का मतलब है हर किसी के साथ संबंध को महसूस कर पाना। और ये बात कहा कि शुरुआत तो स्नेह से होती है, एक के साथ संबंध पूर्वक जीने से,
धीरे धीरे वो पूरे मनुष्य के साथ और मनुष्य के अलावा भी जो पूरी प्रकृति है वो सब के साथ हमको अपना जुड़ाव महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, अपनी एक बॉन्डिंग महसूस होती है। और उस बॉन्डिंग के तहत जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उसके फुलफिलमेंट के लिए खड़े रहते हैं। इस भाव का नाम प्रेम है। इतना ही बात कहा था और लास्टली ये बात कहा है कि संबंध में हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है, दूसरे से सिर्फ भाव पाने की अपेक्षा करना या जिम्मेदारी पूर्वक संबंध को समझना, सही भाव को स्वयं में सुनिश्चित करना और रिलेशनशिप में उसका फुलफिलमेंट करना। What is naturally to me, just to expect these feelings from the other or to understand the relationship, ensure these feelings in our own self and express it in relationship while living with the other. माइक दे दीजिए प्लीज। और माइक देने के पहले मैं एक बात को पूरा कर दूं। ये स्लाइड आपके पास होगी, आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा। ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, ये सब को देखेंगे अब लौट के ना, तो दूसरे मनुष्य के साथ संबंध और संबंध में जिम्मेदारी के तहत अलग अलग जिम्मेदारियों के निर्वाह के संदर्भ में अलग अलग भाव हैं। कि शरीर के पोषण संरक्षण के संदर्भ में ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो रिलेशनशिप हमको दिखाई देता है अगले के साथ, उस रिलेशनशिप के म्यूचुअल फुलफिलमेंट में के तहत शरीर के साथ संबंध को इंश्योर करने के अर्थ में ममता है, जीवन के साथ संबंध में परस्पर पूरकता इंश्योर करने के अर्थ में वात्सल्य है, दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करना, उससे श्रेष्ठता को देख पाना, उससे मिले सहायता की स्वीकृति को देख पाना, इस आधार पर कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा है। और विश्वास, सम्मान, स्नेह को अल्टीमेटली देखेंगे तो संबंध में परस्पर पूरकता की मूलभूत स्वीकृति और शुभ की चाहना, उस भाग के आधार पर ये भाव है। पढ़िएगा आराम से, इस पर कुछ मुझे कहना नहीं है, ठीक, कहना नहीं प्रेम जो है, एक मिनट दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं लौट करके इनके प्रश्न को लेने के पहले मैं ध्यान दिला दूं कि हमने परिवार में व्यवस्था के तहत बात को शुरू किया था। परिवार में व्यवस्था के तहत हमने संबंध में भावों के इम्पोर्टेंस को पहचाना था, फीलिंग्स के इम्पोर्टेंस को पहचाना था, और विश्वास यानी ट्रस्ट से लेकर के लव, प्रेम तक 9 मूल्यों की हमने बात की थी। अब अपने लिए लौट के फिर से ये देखा जाए कि ये 9 भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होते हैं कि नहीं होते हैं। इनको जब हम अपने में इंश्योर करते हैं तो हमारा हैप्पीनेस इंश्योर होता है कि नहीं। इन फीलिंग्स को जब हम दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो उनका हैप्पीनेस इंश्योर होता है कि नहीं। इस रूप में इन फीलिंग्स के साथ जीते हुए म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस संभावना को देखा जाए। कल इससे जुड़े जितने प्रश्न होंगे वो सबको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर एक एक करके जो आपके टॉपिक्स हैं उसको हम बात करने का काम करेंगे। गोष्ठी आप लोगों को पता ही है रात की 8 बजे से होनी है, ठीक। आपका प्रश्न अब सुन लेते हैं। जो प्रेम मूल्य है भैया, उसमें हर एक से जो संबंध है, इसमें लिखा है हर एक के साथ संबंध जो है वो उसको स्वीकारना, उसको महसूस करना। तो जैसे अब सुनने में ठीक लगता है कि हर एक के साथ में, पर उसका आधार क्या है और वो स्थिति कैसे आती है। जैसे मैं अपने माँ से जुड़ा जितना महसूस करता हूँ, माँ बाप से जितना जुड़ा महसूस करता हूँ, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से जितना महसूस करता हूँ, वही भाव जो है हर एक के प्रति कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। शुक्र है कम से कम इतने लोगों के साथ तो आप जुड़ाव महसूस करते हैं, वो भी उपलब्धि है। जी जी, ठीक है, वरना लोग उन संबंधों में भी शिकायतों से भरे हुए हैं। मैं तो हर एक से जुड़ना चाह रहा हूँ, वो भाव आ जाए, वही बता रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे जैसे संबंध दिखना शुरू होता है, भाव आता है संबंध दिखने के आधार पर। संबंध जितनी सीमा तक हमको लोगों से दिखाई देता है उतनी सीमा तक ही भाव आता है, ठीक है। तो अभी जितनी सीमा तक भी आप इस मानव संबंध को देख रहे हैं, देखिए धीरे धीरे हम इसको और डिटेल और एक्सपेंड करेंगे तो इस सवाल का उत्तर और देंगे हम, जब हम नेचर और एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। और उसमें ये बात को देख पाते हैं कि पूरा एग्जिस्टेंस ही बेसिकली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
हम जुड़ाव देखें चाहे ना देखें, एक ही धरती है जिसको हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम जुड़ाव देखें चाहे ना देखें, अल्टीमेटली हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ाव है ही, पर इसको अभी माना नहीं जाए, इसको हम वहाँ बात करेंगे, तब वो आधार पकड़ में आएगा। बढ़िया।